हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग अपने 11th के सेक्शंस को आगे बढ़ा रहे हैं। 11th में लास्ट जो वीडियो आप लोग का बना था उसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में बहुत सारे लॉज थे। उस लॉज पर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपके बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम में भी आते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ हम एग्जाम्पल सारे लॉ पर कुछ कोई एग्जाम्पल आपको डिस्कस करते हैं। देखिए, एग्जाम जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न ऑलमोस्ट यही रहता है। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग आज फिर से एक बार हम आपको रिफ्रेश करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमको कहता है कि अगर दो स्पेसीज को एक दूसरे के कनेक्शन में लाएंगे, क्लोज विसिनिटी में लाएंगे, तो प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर वो बनेगा तो किस लॉ पर बेस्ड होगा। इसके लिए डिफरेंट लॉज आए, इसीलिए सारे लॉ आपस में कंबाइन करके बना, तो इस नाम पड़ा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इसमें मेन लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गैर-ल्यूशैक्स लॉ या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी कहते हैं। और फाइनली उसको टच दिए, उनका नाम है लॉ ऑफ एवोगाड्रो। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के नाम से फेमस है। लेकिन बेसिकली आपको क्वेश्चंस कुछ में हम बता रहे हैं, उस पर आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चंस हुआ वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर है। तो अभी का जो टॉपिक आप समझ गए होंगे, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स based on law of chemical combination। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर जो न्यूमेरिकल्स है उस न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए क्या इसमें है, क्या किस चीज का अब डिस्कस करना है इसमें फर्स्ट जो है वो है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उस पर एक प्रॉब्लम देते हैं, उस प्रॉब्लम को हम बता देते हैं, वैसे ही आपको भी प्रॉब्लम जाएगा, आप भी उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, हाँ, अब देखिए ये सवाल है, ये प्रॉब्लम्स है, आप लोग कैसे इसको बनाइएगा। देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, गौर कीजिए सोडियम क्लोराइड, पहले इक्वेशन लिखना भी आप सीख जाएंगे इससे। सोडियम क्लोराइड सब जानते हैं, वाट मास, उसका कितना मास होगा। तो हमको जो प्रॉब्लम्स में अभी दिया हुआ उसको हम लोग नोट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये अकॉर्डिंग टू का साइन हुआ, प्रॉब्लम हमको पूछ रहा कितना मास, हमको पूछ रहा मास किसका, NaCl का पूछ रहा कितना होगा, डिकम्पोज्ड बाय 9.8 ग्राम H2SO4। और उसके लिए जो NaCl के मास को डिकम्पोज कौन कर रहा है, 9.8 ग्राम H2SO4। ये इसका मतलब कि ये 9.8 ग्राम इसको तोड़ रहा है। किसको तोड़ रहा है, NaCl को। इसका मतलब इक्वेशन जो हो गया NaCl प्लस H2SO4, ये इसको तोड़ रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। तो इसका कितना ग्राम, जबकि इसका मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9.8 ग्राम। और इसको तोड़ रहा है, और तोड़ने के बाद इफ 12.0 ग्राम सोडियम बाइसल्फेट एंड इतना ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड आर प्रोड्यूस मीन्स क्या, प्रोडक्ट बनना, रिएक्शन के बाद जो बनता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो ये प्रोड्यूस सोडियम बाइसल्फेट, जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को हम सोडियम बाइसल्फेट भी कहते हैं, ये बना। और कितना, हाइड्रोजन क्लोराइड, और बन गया हमारा HCl। अब कितना ग्राम बना, सोडियम बाइसल्फेट, तो यहां पर हो गया 12.0 ग्राम। अब यहां पर कितना बना, ये 3 पॉइंट क्या हो गया, 6 ग्राम, ठीक है। और ये मास अब क्या पूछ रहा है, कितना, वाट मास, तो वाट मास तो यहां देंगे, वाट मीन्स क्या, x ग्राम। फिर समझिए कि जो हमको जिसको तोड़ने के लिए NaCl को तोड़ने के लिए H2SO4 डाला, H2SO4 गया, इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद
सोडियम बाइसल्फेट बना, सोडियम बाइसल्फेट बना और क्या HCl बना, जिसका मास हमको दिया हुआ। अब करना है क्या कि हम लोग क्या जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, एकदम सिंपल बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है ये, इसके द्वारा क्या कहता है कि रिएक्टेंट्स का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बिल्कुल बराबर होगा। कहता है समेशन ऑफ मास ऑफ किसका, रिएक्टेंट क्या हुआ समझ गए कि लेफ्ट साइड में जो भी चीज है यहां से यहां तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं रिएक्टेंट। राइट साइड में जो भी चीज है उसको हम लोग क्या कहते हैं प्रोडक्ट। तब समेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट ये इक्वल टू होगा, किसके बराबर होगा, सम ऑफ मास ऑफ किसका, प्रोडक्ट के बिल्कुल बराबर हो। मतलब समझ गए कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर। इसका मतलब इस दोनों का जो मास होगा उसका सम इस दोनों के मास के बिल्कुल बराबर होगा। तो हम समझ गए, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 9.8 ग्राम 9.8 ग्राम इक्वल टू कितना आएगा 12.0 प्लस 3.6 ग्राम, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो गया और ये क्या हो गया रिएक्टेंट हो गया। तो देयरफॉर हमको क्या निकालना है, हमको दोनों निकल गया। अब हमको निकालना x बराबर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 12.0 प्लस 3.6 और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 पॉइंट कितना 8, ये ग्राम हम सब्ट्रैक्ट कर दिए। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दिए इतना ग्राम, अगर हम लोग कर दिए तो करने के बाद हम लोग को क्या पाए, तो यहाँ 15.6 माइनस 9.8 ग्राम। अब 15.6 9.8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 पॉइंट कितना 8 ग्राम। इसका मतलब कितना NaCl हमको डिकम्पोज होगा 5.8 ग्राम। तो x का वैल्यू हमको आ गया 5.8 ग्राम। यही हमारा क्या आंसर हो गया। इसका मतलब कि ये जो 9.8 ग्राम H2SO4 5.8 ग्राम NaCl को डिकम्पोज करेगा, तब ये दोनों चीज इतने अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। ओके, लास्ट में स्टेटमेंट यहां पर लिख देना है कि 5.8 ग्राम NaCl डिकम्पोज्ड, लिख दिए, यहां कट रहा है नीचे कर देते हैं, डिकम्पोज्ड लिख दिए बाय कितना ग्राम, बाय 9.8 ग्राम H2SO4। ये हमारा लास्ट कंक्लूजन हुआ। 9.8 ग्राम क्या H2SO4, यहाँ 9 ग्राम 9.2 ग्राम H2SO4 हो गया। इस प्रकार का एक क्वेश्चन बन गया किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। फिर दिमाग में एक बार सेट कीजिए कि हम लोग बस सिंपल देखना है, जब 4 कंपोनेंट हुआ, 3 का मास दिया हुआ, चौथा पूछ रहा है तो कौन सा लॉ लगेगा, इसे पूछ सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। ओके ठीक है, तो इस तरह का सवाल हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर मास पर देख लिया। अब सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर सेकेंड टाइप का सवाल है। सवाल को गौर करिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। सवाल क्या, प्रॉब्लम देखिए। प्रॉब्लम है कि 3.2 ग्राम हाइड्रोकार्बन, आपका हाइड्रोकार्बन दिया हुआ, हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या, कार्बन और हाइड्रोजन से कोई कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, उसका दिया हुआ वजन कितना ग्राम 3.2 ग्राम। गौर कीजिए सवाल को ऐसे पढ़ते हैं, देखिए ध्यान दें, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कई कंपटीशन में, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। अब बहुत आसानी से बन जाएगा, ध्यान देना। ऑन कंप्लीट कंबस्शन, जब उसको हम बर्न करते हैं, बर्न किए कंबस्शन किए, कंबस्शन में कौन गैस देंगे, O2 गैस दी, O2 गैस दिए और उसको हीट कर दिए, बर्न हो गया। ठीक है,
बर्न किया, तो बर्न करने के बाद ऑक्सीजन से बर्न किया और बना क्या 8.8 ग्राम CO2। अब देखो कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो CO2 बनेगा कितना ग्राम 8.8 ग्राम, और प्लस क्या बना गिव 7.2 ग्राम वाटर, H2O भी बना, कितना ग्राम बना 7.2 ग्राम बना। ठीक है, दोनों बन गया, गौर कीजिएगा सब बन गया। shows that result is according to law of conservation of mass। क्या ये रिजल्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है, यानी इसके साथ जो ये कंबाइंड किया तो इससे ये बना है और ये बना है, तो इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ये बैठा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू है कि नहीं। अब इस इनडायरेक्ट सवाल हुआ, इससे पहला प्रॉब्लम जो पड़े तो डायरेक्ट था, इधर रिएक्टेंट्स जोड़ते थे प्रोडक्ट जोड़ते थे बराबर, देखिए यहाँ जोड़ेंगे बराबर नहीं होगा, तो आंसर हो सकता है नो, आंसर हो सकता है यस, क्या होगा अभी कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन हम लोग जो निकालेंगे देखिए तरीका देखिए उस पर बता सकते हैं तरीका से कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे नहीं कर रहा। ठीक है, रेडी है, देखिए सीखने की कोशिश कीजिए। पहले दिमाग में लगाइए फर्स्ट पॉइंट्स कि कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तब ना CO2, तो हाइड्रोकार्बन में का टोटल मास 3.2 ही ग्राम है। तो सबसे पहले हम ऐसा करके निकाल लें कि कार्बन का एक्चुअल मास कितना हुआ, जो CO2 में वो कार्बन कितना ग्राम कार्बन बर्न किया जिससे हमको 8.8 ग्राम CO2 मिला। तो मास ऑफ हम कार्बन निकाल लेंगे किसमें निकाल लेंगे CO2 में। तो फर्स्ट पॉइंट हमको 2 पॉइंट निकालना है, तो फर्स्ट अभी हम लोग अटेम्प्ट करना है स्टेप 1, कैलकुलेट करना है मास ऑफ कार्बन इन 8.8 ग्राम CO2, ये हमको फाइंड पहले करना है। ध्यान ये सबसे पहले ये फाइंड करते, तो मास ऑफ हमको कार्बन फाइंड करना है, कार्बन आता मास ऑफ हाइड्रोजन को भी फाइंड करेंगे। पहले देखिए मास ऑफ कार्बन कैसे फाइंड कर देंगे, देखिए सबसे पहले ध्यान है मास ऑफ कार्बन में टोटल मास कितने हैं, मोलर मास जो होता है ऑफ CO2 कितना होता है, आप लोग फटाफट बता सकते हैं। कार्बन का मास जानते हैं, कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर यहाँ 612, तो मास कितना होगा 12, यहाँ मास 12 हुआ, ये तो एटॉमिक नंबर हुआ, ये मास हुआ। और ऑक्सीजन का कितना क्या सिंबल होता है O8 16 है, तो इसका मास कितना हुआ 16, तो यहाँ पर क्या देंगे 16 इंटू 2, तो 32 और 12 कितना होगा 44 ग्राम। तो CO2 का मोलर मास निकाल लिए 44 ग्राम। अब 44 ग्राम CO2 जब फॉर्म हुआ, जब बना, तो उसमें कार्बन का मास कितना था, देखिए कार्बन का मास कितना ग्राम कार्बन का मास था 12 ग्राम। तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि 44 ग्राम CO2 formed by 12 ग्राम ऑफ किससे कार्बन, 12 ग्राम कार्बन से समझे ना, 44 ग्राम टोटल मास हुआ, उसमें कार्बन का मास कितना ग्राम 12 ग्राम डाले हैं तब ना इतना ग्राम हमको बना है, 44 ग्राम CO2 मिला है। देयरफॉर हम लोग निकालेंगे 1 ग्राम CO2 फॉर्म बाय कितना 12 बाय क्या होगा 44, 12 बाय 44 और 12 बाय 44 करेंगे। अब मेरे पास CO2 कितना बना हुआ 8.8, तो 8.8 ग्राम CO2 फॉर्म बाय कितना 12 इंटू 8.8 बाय क्या हो गया 44। इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे 4 से 4 11 4 3 जा, और यहां पर कर सकते हैं 0.8, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाई 3 तो क्या होगा 2.4 ग्राम क्या निकल गया कार्बन, एक पार्ट्स हो गया। सिमिलरली स्टेप 1 हो गया, अब हम लोग क्या करें स्टेप 2 निकालते हैं। स्टेप 2 कैसे करेंगे देखिए, स्टेप 2 में देखना है, स्टेप 2 में क्या करना है, जैसे यहां मास ऑफ कार्बन निकाले हैं, दूसरा क्या था वाटर था, क्वेश्चन में देखिए वाटर था,
तो वाटर में क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन बर्न करना है, तो वाटर में ऑक्सीजन निकालेंगे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन। तो अभी हमको सेकेंड करना है, अभी काम करना है, कैलकुलेशन करना है ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, किस में, इन, देखिए कितना ग्राम था, 7.2 ग्राम ऑफ किस में, वाटर। इसमें हमको कैलकुलेट करना है। आप कैसे करेंगे, सिमिलरली तरीका यही है। आप बताइए तरीका मेरा क्या हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर मास, मोलर मास ऑफ किसका, H2। तो क्या H का मास 1 × 2 और इसका क्या होगा 16, तो टोटल हो गया 18 ग्राम। अब लिख सकते हैं कि चूंकि 18 ग्राम H2O फॉर्म्ड बाय कितना ग्राम हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का मास कितना H2 है, तो 1 × 2 बाय कितना 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देयरफॉर मेरे पास क्या 1 ग्राम CO2 फॉर्म बाय 2 बाय क्या होगा 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। और मेरे पास सवाल में कितना ग्राम दिया हुआ, देखिए प्रॉब्लम में कितना 7.2 ग्राम, 7.2 में हम लोग क्या लेंगे, देयरफॉर 7.2 ग्राम। इसमें अगर हम लोग काउंट कर लेते हैं तो क्या होगा, आंसर बताइए। आंसर इसमें लिखेंगे ना 2/18 इंटू क्या हो गया 7.2 ग्राम। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप सॉल्व बताइए, ये 9 2 9 हो जाएगा और 9 8 जा तो क्या हो जाएगा 0.8 ग्राम क्या चीज का, CO2 आएगा कि नहीं आएगा, 0 पॉइंट क्या हो गया 8 ग्राम CO2। अब यहां पर निकला हमको क्या, देखिए 2.4 ग्राम और यहां पर कितना निकला 0.8 ग्राम। अब देखिए दोनों के मास को जोड़िए, क्योंकि हमको जला किसको रहे हैं, हाइड्रोकार्बन को। तो अगर हम ऐसे करके देखें, ऐसे करके लिख सकते हैं कि टोटल मास ऑफ किसका, हाइड्रोकार्बन इक्वल टू मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए मास ऑफ कार्बन हमारा कितना निकला है, मास ऑफ कार्बन हमको ये निकला है कितना 2.4 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना निकला है, मास ऑफ, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा ना, हाइड्रोजन है ना यहां देखिए, देखिए ये निकला है, कितना निकला है बताइए, प्लस 0.8 ग्राम। अब बता दीजिए, दोनों तो निकल चुका है, तो दोनों का मास को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना पॉइंट 3 देखिए 2 ग्राम हुआ, 3 पॉइंट कितना ग्राम हुआ 2 ग्राम। इसका मतलब जो सवाल में लिए थे 3.2 ग्राम वो बिल्कुल हमारे क्वेश्चन से भी 3.2 ग्राम आ गया, प्रॉब्लम में भी क्या था 3.2 ग्राम। अभी भी हम लोग सॉल्व किए तो कितना आया 3.2 ग्राम। दोनों हमारा, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों सेम हो गया। और जब दोनों सेम हो गया तो दोनों के, तब इसका मतलब मास का कोई लॉस नहीं हुआ, इसका मतलब मास हमेशा क्या सुरक्षित रहा। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये प्रॉब्लम क्या किया, ओबे किया। उम्मीद करते हैं जरूर सीख गए होंगे। बहुत अच्छा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुआ, ऐसे हम लोग आराम से बना सकते हैं। फिर दिमाग में रखिए जिसका निकालना है उस एटम का मास निकाल लीजिए, और उसको निकालने के बाद तब हमारा जो प्रॉब्लम का जो मास था उससे ऐड करके देखिए। अगर मिल गया तो कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे किया, अगर नहीं मिला तो कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं किया। तो इस तरह के हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन में 2 तरह का सवाल हम लोग डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ अब हमको क्या देखना है इसमें, देखिए एक सवाल है, ध्यान से, सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाता है इस समय लॉ ऑफ कंबाइनेशन में, लेकिन बहुत आसान होता है। आसान, देखिए इसमें क्या कर रहा है, इतना ग्राम कॉपर, समझने को, इतना ग्राम कॉपर डिसॉल्व इन HNO3 एंड इट्स रिजल्ट, जो घुलाने के बाद जो रिजल्ट आया, जो चीज मिला उससे उसको कॉपर नाइट्रेट में
मिला और उसको अगर बर्न कर दिए, बर्न मीन्स क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। बर्न मीन्स, बर्न का दूसरा नाम ऑक्सीडेशन, ध्यान रखिएगा। बर्न टू गिव इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड, ये पहला केस हुआ। फिर समझे जी, इतना ग्राम कॉपर है, उसको HNO3 में डाले, कॉपर नाइट्रेट बना, उसको गर्म कर दिए, बर्न कर दिए, बर्न कर दिए तो इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड हमको बन गया। पहला केस हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किए। सेकेंड एक्सपेरिमेंट इन अनदर EXPT मैंने एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इतना ग्राम हॉट 4.125 ग्राम कॉपर ऑक्साइड जो रिड्यूस हुआ, देखिए यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है, तो रिड्यूस हुआ, तो रिड्यूस हुआ, रिड्यूस होने के बाद वो किसके साथ रिड्यूस हुआ, हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस हुआ, तो हम इतना ग्राम कॉपर मिला। यहाँ पर भी कॉपर मिला, पहला केस में भी कॉपर मिला, लेकिन पहला केस में ऑक्सीडेशन से मिला, सेकेंड केस में किससे मिला, रिडक्शन से मिला, रिडक्शन से मिला, was obtained. So these result obey law of definite proportion. क्या ये रिजल्ट डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे करता है? देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका स्टेटमेंट पढ़े होंगे, प्रॉस्ट साहब दिए थे, जोसेफ प्रॉस्ट, क्या बताए थे कि आप एक ही तरह के कंपाउंड को किसी तरीका से भी बनाइएगा, एनीवे जो भी आपका वे होगा किसी तरीका से बनाइएगा, तो बनाने में जो उसका मास परसेंटेज का जो रेशियो आएगा वे अलग अलग हो, प्रोडक्ट एक ही बने, मास परसेंट का रेशियो हमेशा सेम होगा। अगर सेम हुआ तो लॉ ऑफ डेफिनिट या लॉ ऑफ कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, को माना, अगर नहीं हुआ तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को नहीं माना। देख कैसे बनाएंगे सवाल को, ये सीखना है। दो केस हुआ, दोनों केस में हम देखेंगे। तो हम लिखेंगे पहला, इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इन ऐसे करके लिख देते हैं, इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ध्यान दें पहला एक्सपेरिमेंट में, ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत अच्छा से सीख जाएंगे। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, पहला एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हमको कितना ग्राम, देखिए इतना ग्राम कॉपर हमको किससे मिला है, अल्टीमेट रिजल्ट इतना ग्राम किससे, कॉपर ऑक्साइड से। तो ऐसे लिख सकते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट ने 4.952 ग्राम कॉपर ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे, कितना ग्राम, 6.199 ग्राम ऑफ किससे, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, पहला केस में। अब इस केस को हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग निकाल लेंगे कॉपर का परसेंटेज, कॉपर ऑक्साइड में कितना है, तो हम निकाल सकते हैं ऐसे, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर का मास कितना है, देखिए परसेंटेज बराबर पढ़े हुए, गिवन मास बाय टोटल मास इनटू 100। तो गिव कॉपर का मास कितना, 4.952, टोटल मास कितना, 6.199, कॉपर टोटल मास मैंने क्या, कॉपर का और ऑक्सीजन का, इनटू क्या होगा 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व हम कर दिए हुए हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 78.79 पॉइंट, देख लेते हैं, इसका परसेंटेज है 79.88। इसका मैथमेटिकली सॉल्व अगर की करेंगे तो ये आएगा 79 पॉइंट क्या हो गया 88। इसका मतलब किसका निकला है, कॉपर का निकला है। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ किसका, ऑक्सीजन इन किस में, कॉपर ऑक्साइड में कितना होगा, दो चीज से बना हुआ है, कॉपर का निकल गया तो ऑक्सीजन कितना होगा, 100 में से 79.88 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या होगा 20 पॉइंट कितना होगा 12। ये हो गया किसका, कॉपर का, ये किसका हो गया, ऑक्सीजन का, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीका से हम लोग काउंट कर लेते हैं, सेम तरीका। अब एक्सपेरिमेंट नंबर हम लोग 2 देखते हैं, वन का काम मेरा हो गया, अब 2 का देखते हैं। यहां बता देते हैं 2 में, इन एक्सपेरिमेंट सेकेंड,
सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। अब देखो क्या हुआ, सेकेंड जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ, सेकेंड में देखिए फिर इतना ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड वाज रेड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन से कितना ग्राम, इतना ग्राम कॉपर मिला। फिर वही लिखना पड़ेगा, कितना ग्राम कॉपर मिला, 3.296 ग्राम कॉपर ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे, 4.1125 ग्राम ऑफ किससे, कॉपर ऑक्साइड। लेकिन इसका मेथड क्या था, पहला एक्सपेरिमेंट का मेथड क्या था, ध्यान देखिएगा, ऑक्सीडेशन। और सेकेंड का क्या हो गया, तरीका देखिए क्या हो गया, रिडक्शन। अब इसको स्टेटमेंट बना देते हैं। इसको स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, गॉड की जिसका स्टेटमेंट फटाफट हम लोग बना सकते हैं कि इसमें लिख, जैसे ऐसे सिमिलरली लिखेंगे, कितना लिखेंगे कि इतना से परसेंटेज ऑफ किसका, कॉपर इन किस में, CuO में, कॉपर में। तो क्या होगा, गिवन मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मास कितना है 3.296 और बाई किसका, उसका मास 4.125 इंटू क्या कर देंगे 100। जब 100 हम लोग कर देंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 79 पॉइंट क्या आ जाएगा, वही देखिए सॉल्व करेंगे तो यही इतना आएगा। और देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ना, देयरफॉर करके परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन किस में, CuO में। तो इसमें भी 100 माइनस क्या होगा 79 पॉइंट, इसमें 88 करके आएगा। और इसको इसके हिसाब से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा क्या बताओ 20.12। ये भी देखिए दोनों चीज क्या आ गया, दोनों चीज सेम आ गया। अगर दोनों चीज हमेशा सेम आ जाएगा, देखिए इसमें भी वही चीज आया है, इसमें भी यही आया, दोनों सेम आ गया। लेकिन इसका तरीका क्या था, ऑक्सीडेशन का, इसका तरीका क्या हुआ, रिडक्शन का। इसका मतलब ये लॉ ओबे कर रहा, किसको किसको ओबे कर रहा, लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। तो यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि these results obey law of किसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रपोर्शन, डेफिनिट प्रपोर्शन। उम्मीद करते हैं जरूर समझे होंगे। देखिए सवाल बहुत लंबा रहता है, सवाल कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना तरीका जानिए, क्योंकि 11th में न्यूमेरिकल्स इतना स्ट्रांग रहेगा, कंपटीशन GIT जी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। नेट गेट आगे आपको लगेगा कि हमको बूस्टर डोज मिल रहा है। न्यूमेरिकल्स आपके मार्क्स को एक्सलरेट करता है, पॉलिश्ड करता है। ये न्यूमेरिकल पर पकड़ना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम होगा, जो कॉन्सेप्ट है ना, उस पर न्यूमेरिकल्स कम से कम बना लेना चाहिए। तो इस तरह का न्यूमेरिकल हम लोग बना लिए, एक तरह का न्यूमेरिकल। अब कुछ और बता देते हैं नेक्स्ट लॉ पर। हाँ, अब देखिए एक प्रॉब्लम से ये है, कह रहा है क्या कि दो कंपाउंड्स है, 2 लिखा हुआ है, 2 कंपाउंड्स ईच कंटेन ओनली टीन एंड ऑक्सीजन। पहला दोनों कंपाउंड में टीन है और क्या है, ऑक्सीजन है। टीन जानते हैं SN। और वो गिवन कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन दिया हुआ है, कंपोजिशन दिया हुआ है। अब कंपोजिशन बताते हैं। ये कंपोजिशन शोज इट ओबे, आपको दिखाना है कि ये ओबे कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को, गुणित अनुपात के नियम को। लॉ ऑफ मल्टीपल्स मीन्स क्या होगा, गुणित अनुपात, गुणक में होना चाहिए, माने 2 1 टेबल में होना चाहिए। इसको ओबे कर रहा है कि नहीं। कंपोजिशन क्या है, कंपाउंड ए में टीन इतना % है और ऑक्सीजन इतना % है। पहले सवाल बनाने से पहले एकदम आप ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो कि दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को ऐड करके हमेशा 100 होना चाहिए, क्योंकि % निकाल रहे हैं। देखिए 78.77, 21.23 दोनों को ऐड किए 100 हुआ, 88.12, 11.88 दोनों को ऐड किए 100 हुआ। अगर 100 नहीं होगा तो आपका फिर आंसर जो आएगा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे क्या, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप नंबर 1, S1 मीन्स क्या, स्टेप 1।
स्टेप 1 मैंने पहला कंपाउंड में, पहले हमारा इन कंपाउंड 1, COMPD कंपाउंड का शॉर्ट फॉर्म है कंपाउंड ए में। देखिए कंपाउंड ए में हम लोग क्या बताएंगे, कंपाउंड ए में बता रहे हैं कि कितना पार्ट ऑक्सीजन का 21.23 पार्ट है किसका, ऑक्सीजन का, जो किससे कंबाइंड कर रहा है 78.77 पार्ट ऑफ टीन। लिख सकते हैं कि 21.23 पार्ट ऑफ किसका, ऑक्सीजन combined with 78.77 पार्ट ऑफ किससे, टीन। इसे लिख सकते हैं इतना पार्ट ऑफ क्या होगा, टीन से कंबाइंड कर रहा है। ध्यान दीजिए दोनों पार्ट्स का हमको निकालना है, तो इसका इतना पार्ट्स, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 1 पार्ट्स ऑफ किसका, ऑक्सीजन कंबाइंड विथ कितना 77.77, अब बाई क्या होगा 21.23, इतने पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा टीन। तो इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद यहाँ सॉल्व हम किए हुए हैं, सॉल्व करने के बाद आएगा 3.71 पार्ट किसका, पार्ट ऑफ किसका, टीन। इतना पार्ट ऑफ टीन आ गया पहला सा है। अब सेकेंड में स्टेप 2 गौर करिए, स्टेप नंबर 2 सिमिलरली क्या हो गया, इन कंपाउंड बी में क्या किया हुआ, देखिए फटाफट देखिए कि 11.88 पार्ट ऑफ किसका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्ट विथ या कंबाइंड विथ कितना पार्ट 88.12 पार्ट ऑफ किससे, टीन। देयरफॉर 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन 88.12 बाई कितना हुआ 11.88, इतना। और इसको हम लोग इतना पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 7.42, इतना पार्ट ऑफ किसका हो गया, टीन। इतना पार्ट ऑफ टीन हो गया। अब गौर कीजिए यहाँ 88 लिखा हुआ है, 88 इतना पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, टीन। अब गौर करना कि इसमें ध्यान देना 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसमें भी 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्ट क्या हुआ, डेफिनिट हुआ, फिक्स है 1 पार्ट। और सेकेंड एटम क्या हो गया, टीन। तो टीन का पार्ट देखते हैं कि मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं। अगर टीन का पार्ट जैसे 2 आया, 2 2 जा 4 आ गया, एक में 2 दूसरा में 4, एक में 3 दूसरा में 6, अगर आ गया ऐसा तो लॉ ऑफ मल्टीपल को ओबे करेगा, अगर नहीं आया तो लॉ ऑफ मल्टीपल को ओबे नहीं करा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो दोनों में 1 1, इसका देखिए कितना पार्ट है, टीन 3.71 पार्ट ऑफ टीन पहला कंपाउंड में, दूसरा कंपाउंड में क्या है 7.42 पार्ट ऑफ टीन, दोनों में आप देखिए। अब यहाँ पर गौर करना, क्या ये दोनों टीन दो कंपाउंड में है, ये एक दूसरे के मल्टीपल में है, गुणक में है। देखिए 3.71 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.42 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे कंक्लूजन, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, ये तो सवाल हुआ। अब आंसर में हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन हुआ कि फॉर फिक्स्ड मास ऑफ, या मास से अच्छा पार्ट्स ऑफ किसका, ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ टीन इन बोथ कंपाउंड इज कितना, आप लिख देना है 3.72, रेशियो में 7.42, इसको काट देना है, ये 1 ये 2 लिख देंगे, 1:2 क्या 2, और 1:2 किस में है, मल्टीपल में है, तो मल्टीपल इसीलिए लॉ ओबे करेगा किसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को बिल्कुल ओबे करेगा। तो उम्मीद करते हैं जरूर इस प्रॉब्लम को आप सीखे होंगे, है ना। सीखना है, बनाना उतारना नहीं, दिमाग लगाना है, सीखना है।
फट हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा नहीं रहेगा, अभी तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है ना, आराम से कट जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट तरह के प्रॉब्लम में देखते हैं। हाँ, अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो बेस्ड है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पर, जो रिचर्ड साहब दिए थे। रिचर्ड साहब क्या बताए थे कि एक एटम, अगर ए नाम का कोई एटम्स है जो फिक्स इसका मास है, वो बी और सी से कंबाइंड करके दो कंपाउंड बनाया, ए बी और ए सी कंपाउंड बनाया, लेकिन उस कंपाउंड में एक तो मास ए फिक्स है, तो उसका तो रेशियो, एक का रेशियो तो फिक्स होगा दोनों कंपाउंड में, लेकिन दूसरा रेशियो जो बच जाएगा, अगर बी और सी कंपाउंड बनाया, अगर बी एंड सी आपस में मिलकर कंपाउंड बनाया, तो उसका जो रेशियो आएगा, वो रेशियो जो बचा हुआ दोनों कंपाउंड में रेशियो है, उससे मैच करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड क्या? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिर से सुनिए, देखिए फिर से इधर दिमाग में जो क्वेश्चन पड़ गया, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा देखिए कि अमोनिया कंटेन इतना ग्राम नाइट्रोजन, इतना ग्राम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन फिक्स है। सेकेंड में भी देखिए हाइड्रोजन फिक्स है, इसका मतलब हाइड्रोजन का मास क्या है? फिक्स है, फिक्स है। और सेकेंड मास क्या? नाइट्रोजन। थर्ड मास क्या है? ऑक्सीजन। ये ट्रायंगल बना, ये ऊपर का मास क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। और एन से देखिए एच, NH से NH3 बना, N से H से O, यहाँ H2O बना। अब क्या कर रहा है कि दो कंपाउंड बनाया, गौर कीजिए, NH3 और H2O बना। इस दोनों में एक तो H है, दोनों में H का मास तो फिक्स, और N और O जो बच गया उसका जो मास रेशियो बना, अगर ये N और O बाद में अपने से अगर कंबाइंड किया, इसका हम बात को हटा देते हैं, लेकिन N और O वीडियो में बता दिए हुए हैं, देखिएगा प्रीवियस वीडियो में समझाए हुए हैं। अगर इसके बात को इग्नोर करें तो ये जब कंबाइंड करेगा तो उसका मास रेशियो जो इसमें बच गया उसके मास रेशियो के बिल्कुल क्या आएगा? बराबर आएगा। तो उसको कैसे हम लोग निकालेंगे? निकालने आप देखिए तरीका बताइए। अब कह रहा है कि तीसरा कंपाउंड नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बना है, माने N2O3 बना है, माने इस दोनों में जो मास रेशियो, फर्स्ट कंपाउंड इसको मान लीजिए, सेकेंड इस कंपाउंड इसको मान लीजिए, और इसका जो मास रेशियो बच जाएगा वो तीसरे के मास रेशियो से मैच करना चाहिए। अगर मैच कर गया, ये दोनों का मास रेशियो अगर इससे मैच कर गया तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को ओबे करेगा, अदरवाइज ओबे नहीं करेगा। ये आप प्रॉब्लम पर चले हैं, प्रॉब्लम ब्रीफ भी कर दिए, थ्योरी को भी, प्रॉब्लम पर चले। अब देखिए पहला, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट में इन अमोनिया में अब देखना है स्टेप 1, इन किस में? अमोनिया। जानते हैं अमोनिया क्या हो गया? NH3 हुआ। इसमें हम लोग गौर करते हैं, क्या करेंगे गौर, ध्यान दीजिए। इसमें गौर हमको इस तरह करना है, इसके मास को हम लोग काउंट करना है। तो इसका कितना, अमोनिया में कितना हाइड्रोजन का है? देखिए 17.65 ग्राम हाइड्रोजन है, जो किससे कंबाइंड कर रहा है? 82.35 ग्राम नाइट्रोजन से। तो यहाँ लिख देंगे 17.65% ऑफ किसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 82.35% ऑफ किससे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कर दिया। ओके, इसको हम नाइट्रोजन ऐसे कर लिख सकते हैं। तो इसमें अगर दोनों का परसेंटेज है तो परसेंट को इग्नोर भी कर सकते हैं, पार्ट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। या टोटल मास अगर 100 मान लेते हैं तो 100 ग्राम मान लेंगे, ये 100 ग्राम इतना ग्राम ये हुआ तो इतना ग्राम ये हुआ, अच्छा रहेगा। इतना ग्रामे कर दीजिए, 1 ग्राम मास फिक्स कर, इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। टोटल मास कितना माने हैं? टोटल मास 100 ग्राम, टोटल मास 100 ग्राम। तो इतना ग्राम किसके कर देते? इतना ग्राम नाइट्रोजन कर देते, पूरा नाम लिख देते, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं 82.35 बाय क्या आएगा? 17.65, ठीक है, इतना आएगा। जो भी आएगा इसको कैलकुलेट करना है, इतना ग्राम वाला पार्ट किसका आएगा? नाइट्रोजन का आएगा। इसके मास रेशियो को निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसका जो मास रेशियो अब किस में? अमोनिया में निकल चुका है। इसका जो मास रेशियो निकला है वो निकला है 4.67,
4 पॉइंट क्या बताइए 67। अब हम लोग क्या करते हैं सेकेंड पार्ट में, देखिए दोनों का ग्राम ग्राम है, इतना ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इतना पार्ट्स आ गए। ओके, अब सेकेंड स्टेप नंबर 2 में देखिए, किसमें, अमोनिया में नहीं, वाटर में, इन वाटर H2O। देखिए दूसरा कंपाउंड क्या है, वाटर में। फिर हाइड्रोजन का मास को फिक्स रखिए, कितना है 11.1, तो 11.10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ कितना से 88.90 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर मेरे पास 1 ग्राम ऑफ रिएक्ट कितने साथ 88.90 बाई क्या होगा 11.10। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राम ग्राम में कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके आया है 8.01, ये सॉल्व करके इतना आया। अब दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है, कितना ग्राम 1 ग्राम, इसमें भी कितना ग्राम है 1 ग्राम। हाइड्रोजन का मास 5 हो गया फिक्स 1 ग्राम के लिए। अब इस दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, किसका रेशियो निकलेगा, यहाँ पर किसका रेशियो निकलेगा, यहाँ नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, लिख सकते हैं ना, देयरफॉर रेशियो ऑफ नाइट्रोजन इज टू क्या ऑक्सीजन, कितना होगा बताइए। नाइट्रोजन का यहाँ पर कितना है 4.67, ऑक्सीजन का कितना है 8.01। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 1 आएगा, 1.0 इज टू कितना 1.72। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.72 के आसपास आ गया। अब इसको काट के निकालिए, ये क्या, ये दोनों कंपाउंड में आ गया, ध्यान दीजिए, ये दोनों कंपाउंड में आ गया। अब हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर इस कंपाउंड का रेशियो मिला रहे हैं, निकालेंगे, अगर ये रेशियो इससे मैच कर गया, इससे अगर मैच कर गया तो समझेंगे कि लॉ को ओबे कर रहा, अगर नहीं किया तो लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो हम कैसे करेंगे, थर्ड में मैच करा के देखते हैं। देखिए दोनों का रेशियो तो उन्होंने निकाल दिए। अब क्वेश्चन 5 में थर्ड कंपाउंड स्टेप 3, स्टेप 3 में देखिए किसका, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में किसका ऑक्सीजन इतना ग्राम है, इतना ग्राम, दोनों का देखिए, नाइट्रोजन का भी है और किसका है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। इन थर्ड, इन लिख सकते हैं इन N2O3, N2O3 में N इज टू क्या O का रेशियो निकालो। यहाँ पर किसका रेशियो निकाले, N इज टू O का निकाले हैं। N कितना है नाइट्रोजन 36.85, और इसमें देखिए नाइट्रोजन निकल गया है, इतना है, और यहाँ ऑक्सीजन देखो कितना है 63.15। अब इस दोनों का रेशियो निकालो, इसको भी काटते हैं, ये काटेंगे तो यहाँ पर भी 1.0 इज टू क्या 1.17, 1.72, 1.72 आया। किसका रेशियो, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो। अब बताओ तीसरा कंपाउंड में जो ये रेशियो था वो पहला दूसरे कंपाउंड का रेशियो से क्या कर रहा, मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा, यस मैच कर रहा है। अगर ये मैच कर गया तो इसका मतलब ये क्या ओबे किया, किसको ओबे किया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन को ओबे किया। तो यहाँ लिख देंगे एक लाइन, यहाँ लिखना पड़ेगा कि दीज डेटा ओबे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, इतना आप लिख देना है। इस तरह का हम उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल बहुत अच्छा से, ये डाटा दिया रहेगा, केवल सॉल्व करना है, एकदम सिंपल सा मैथमेटिक्स है, पर आराम से किसी चीज का लगा सकते हैं, यस या नो,
यस अगर होगा तो बहुत बढ़िया, नो हुआ तो नो लिख देना है। अब मल्टीपल चॉइस में भी आपका क्वेश्चंस रहेगा, उसको भी बना देना है कि यानी क्या तीसरा कंपाउंड सब में होना चाहिए। जो पहला दूसरा का जो एक एच और एच बच गया, देखिए ना, एच और एच बच जाने के बाद क्या बचा, एन बचा और क्या बचा, ओ। ये एन और ओ तो इसमें रहना चाहिए ना, एन और ओ है, रेशियो मैच कर गया, मैच कर गया तो इसीलिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को ये ओबे किया। नेक्स्ट, इसमें अब हम लोग को क्या करना है कि एक एवोगाड्रोस लॉ का कंसेप्शंस होता है, उस पर हम लोग को डिस्कस करना है। तो मोलर मास ऑफ द गैस कितना होगा पूछता है, मोलर मास ऑफ द गैस कितना होगा जब उसका वेपर प्रेशर, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 22। तो एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किए कि वेपर डेंसिटी क्या होता है। तो इसमें एक रिलेशनशिप बताए कि मॉलिक्यूलर मास जो होगा, मास ऑफ गैस इक्वल टू 2 इंटू क्या होगा, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। तो यहां पर क्या है कि वेपर डेंसिटी दिया हुआ हमारा कितना 22, तो 2 इंटू क्या कर देंगे 22 इक्वल टू 44 हो जाएगा। 44 मॉलिक्यूलर मास है, किस में देंगे, गैस, इतना ग्राम हो जाएगा, इतना ग्राम होगा। अगर हमको वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे गैस का, किसी भी गैस का दे सकता है। लेकिन एक और सवाल ऐसे ही है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, इफ इट्स मास इज 44 ग्राम इन सैंपल। किसी सैंपल में उसका CO2 का मास 44 ग्राम है, वो 44 ग्राम बराबर कितना वॉल्यूम होगा, उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए रिलेशन दिया गया कि अगर हमारा 1 मोल ऑफ अगर गैस है, 1 मोल ऑफ गैस एट किस पे, STP पर, गौर करिएगा STP पर आता है वो 22.4 लीटर आता है। 1 मोल ऑफ किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर आता है। तो हमको सैंपल में कितना ग्राम दिया, 44 ग्राम। तो हम लोग मोल निकालेंगे, मोल का टॉपिक बताएंगे, सिंपल समझ लीजिए। मोल बराबर होता है मोल ऑफ किसका, CO2 निकालना है, जितना मास गिवन मास हो, गिवन मास, और उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। आगे हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वीडियो मोल कंसेप्ट का, है ना, मोलर मास। तो यहाँ गिवन मास देखिए सैंपल में कितना दिया है 44 ग्राम, और CO2 का मास जानते हैं, C का मास कितना 12, O का मास कितना 16, तो CO2 है तो CO2 में क्या 16 दूनी 32 से 12 44। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं 12 प्लस, यहाँ पर किसका मोलर मास निकाल रहे हैं CO2 का, 16 प्लस 16, 12 प्लस 16 इंटू 2, ये भी हमारा 44 ग्राम हो गया। कट गया तो कितना मोल हो गया 1 मोल। आप जान गए 1 मोल इक्वल टू कितना लीटर 22.4 लीटर। देयरफॉर फाइंड द वॉल्यूम, देयरफॉर क्या होगा 44 ग्राम ऑफ किसका, ऑफ CO2, 44 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल टू कितना लीटर 22.4 लीटर, 22 पॉइंट क्या हो गया 4 लीटर। तो एक रिलेशनशिप निकल गया, किसमें बताइए, किसमें निकल गया रिलेशनशिप, मास में। ये मास है और ये क्या लीटर है, किसके द्वारा, कौन लॉ के द्वारा, लॉ ऑफ एवोगाड्रो। तो हम लोग इस प्रकार 6 लॉ को कंप्लीट कर लिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, हाँ क्या, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल्स और एवोगाड्रो, सारे के बारे में। गेल-ल्यूशैक्स के डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है, इसलिए उस पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस किए। उम्मीद करेंगे कर रहे हैं कि जरूर आप वीडियो को समझे होंगे, बार बार इसको देखिएगा, इसको कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर एक कंप्लीट वीडियो आपका बन गया। ठीक है, इसको वॉच कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।